नमस्कार बंधुओं, दिल से दिल की बात में आज एक बार फिर आपके सामने मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी आप सबके साथ आया हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में जो विषय अभी हम सबने देखा, इस संकटकाल परिस्थिति में हमारे चिकित्सकों ने जितनी तत्परता के साथ, जितनी मेहनत के साथ सब काम किए और उस मेहनत का परिणाम ये आया कि हम सब बहुत सारा नुकसान अपने देशवासियों का, अपने जनता का बचाने में कामयाब हुए। लेकिन उसी बीच एक दुखद पहलू भी सामने आया, जब हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्थाओं के पद्धतियों में आपस में विवाद का होना शुरू हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में भारत की सनातन प्राचीन पद्धति में आयुर्वेद प्राचीन पद्धति है और प्राचीन पद्धति हम सब के लिए गौरवशाली पद्धति है और उस पद्धति से हमारा देश बहुत समृद्धशाली आगे बढ़ा भी। और जिस आधुनिक चिकित्सा पद्धति को हम जानते हैं वो एलोपैथी के नाम से जानते हैं और एलोपैथी के क्षेत्र में भी देश ने एक नए आयाम बनाने का काम किया। एलोपैथी वास्तव में जब हमारे देश में चिकित्सा पद्धति नहीं थी तो उस समय होम्योपैथी के, जर्मन के जो होम्योपैथी के जन्मदाता थे हैनीमैन, उन्होंने इस पद्धति को नामकरण किया और ये नई पद्धति तैयार हुई। उसके माध्यम से हम सब लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे सतत बढ़ते रहे। एक ऐसा दुखद क्षण हमारे देशवासियों के बीच में आया जब हमारे आयुर्वेद के माध्यम से इस भयंकर महामारी के दौर में हम सबके प्राणों के ऊपर जो संकट छाया था, उसमें आयुर्वेद की अपनी भूमिका बहुत आगे बढ़कर के सामने आई। आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से हमारे देश की गरीब जनता को उसका काफ़ी लाभ हुआ और बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने में हम सफल हुए। वहीं एलोपैथिक के चिकित्सक हमारे जो है, उन्होंने भी जी जान से पूरी कोशिश की, अपने चिकित्सालयों में जो आवश्यक संसाधन थे उन संसाधनों से प्रयास किया और हमारे बहुत सारे कोरोना बैरियर्स ने पूरा सहयोग किया और वो बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु उससे पीड़ित होकर के असमय इस धरा को छोड़ करके गोलोकवासी हुए। उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन सभी डॉक्टर्स का, अपने कोरोना वॉरियर्स का श्रद्धांजलि देते हैं कि वह सब इस दुखद घड़ी में भी जिस जीवटता के साथ लगे, उन्होंने देश के, समाज के लिए पूरी तत्परता के साथ काम किया। लेकिन उस पूरे सारे प्रकरण में जो एक दुखद पहलू आया कि एक एलोपैथी प्रमुख है या आयुर्वेदिक प्रमुख है और एक एलोपैथी की जो संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने स्वामी रामदेव जी की ऊपर जिस प्रकार के, और रामदेव जी के ऊपर नहीं बल्कि पूरे आयुर्वेद के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया, वो वास्तव में बहुत दुखद पहलू है। जहाँ तक स्वामी रामदेव जी का विषय है, वो आयुर्वेद के विषय में उन्होंने बहुत सारा काम किया। पूरे देश में आयुर्वेद को नई पहचान बनाई, नया पुनर्जीवन दिया। आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने समाज के सामान्य जनमानस के अंदर अपनी पैठ बनाई और उसका एक ऐसा स्वरूप विकसित किया जिस हमारा जो पुराना अतीत था उसको एक उन्होंने गौरवशाली स्थान दिलाने का पूरा प्रयास किया। चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे अपनी चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे वह आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से हो। जिस चीज़ को भारत का समाज भूल गया था, जिस पद्धति को भारत का समाज पिछड़ा मानने लगा था, आज वो गर्व के साथ आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के साथ खड़ा हुआ है।
वास्तव में अगर देखा जाए तो ये विवाद जो पनपा, जो मैंने अपना महसूस किया उसमें यह है कि ये विवाद किसी पद्धतियों का विवाद नहीं था, ना एलोपैथिक पद्धति का विवाद था, ना आयुर्वेदिक पद्धति का विवाद था। ये शुद्ध रूप से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धतियों के व्यापार का विवाद था कि इस व्यापार में कौन कितना कमा पाया, कौन कितना लूट पाया, कौन किसने क्या किया, इसका विवाद था। ये विवाद पद्धतियों का विवाद होने का कोई विषय नहीं था। अगर पद्धतियों का विवाद होता तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसमें बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इस कोरोना काल में चली, उस व्यवस्थाओं को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस देश में जो नीतियां हैं, जो चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति में कहीं न कहीं फार्मा लॉबी का बहुत बड़ा रोल पहले भी रहा है और आज भी है। वो बहुत सारी नीतियां ऐसी बनाती हैं जिससे कि फार्मा लॉबी हावी रहती है और वो अपने हिसाब से शासन और प्रशासन की नीतियां बनाने में सफल होती है और आयुर्वेदिक पद्धति को एक पीछे ढकेल करके रखा गया। और ये बड़ा सुखद पहलू हुआ है कि 2014 के बाद से स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में आयुर्वेद को पुनर्जीवन मिला और आयुर्वेद के भी दवाओं के माध्यम से समाज में एक पहचान बनी। और इस महामारी के दौरान में जो आयुर्वेद का जो अपनी भूमिका रही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा विशेषकर उन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी एलोपैथिक की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ संसाधन कम थे, वहाँ पर आयुर्वेद ही सहारा बन करके उभरा और उस आयुर्वेद ने पूरे देश को एक नया स्वरूप दिखाई दिया, जिससे कि कहीं न कहीं हम सब आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज जो एलोपैथिक क्षेत्र में हुआ है, जो समाज के बीच में है, जो देश के बीच में है, वो किसी से छिपा नहीं है कि एलोपैथिक की दवाओं की जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई, जिस प्रकार से कृत्रिम अभाव पैदा हुआ गया, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, उसने कहीं न कहीं देश के आर्थिक संसाधनों को काफ़ी हद तक झिझोड़ करके रखा है। जिस समय ये आपदा चल रही थी उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की जहाँ कालाबाजारी हुई, बड़े महंगे बिके फेविफ्लू कैप्सूल और टेबलेट सी बात हुई, लाखों करोड़ का व्यापार हुआ और उसके बाद ये सुनने में आया कि इन दवाओं का उस कोरोना के महामारी में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। लेकिन ऐसा व्यापार जिसने भारत की धन संपत्ति को, भारत के लोगों की संपत्ति को, भारत के पैसे को अनायास निर्मूल निरा किसी कारण के उन चीज़ों को खाने के लिए विवश किया जो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए थी। इस प्रकार की पद्धतियों में कहीं न कहीं ये दोष रहा है। लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में कहीं भी इस प्रकार की बात देखने को नहीं आई कि किसी चीज़ को उन्होंने लिया हो, उस क्षेत्र से उसका इलाज संभव ना हुआ हो। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाओं से इस देश को बचाने के लिए नई चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। हम सब जानते हैं कि भारत आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकसित नहीं है। हम पिछड़ेपन के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त चिकित्सक नहीं है, हमारी चिकित्सक संसाधनों में कमी है। लेकिन जो हमारा अपना अतीत का जो गौरवशाली आयुर्वेद का चिकित्सा का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को और विकसित अगर किया जाए तो यह और अच्छा होगा। हमारा अपना देश अपनी पद्धति, अपनी चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में और अच्छा काम करेगा, ऐसा विश्वास है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई नीति बनाने के लिए एक दिशा में एक वातावरण तैयार करें कि हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात के लिए विवश करता है कि हमें दो चीज़ों पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। एक तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना, और ये दोनों क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। आज चिकित्सकों की कमी है। आज हम देख रहे हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में एक एक डॉक्टर को बनने के लिए 10-10 साल का समय लगता है और एक एक चिकित्सक जब तैयार होता है तो उसे कम से कम 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ रुपया तक उसकी पढ़ाई में शिक्षा पर खर्च होता है। फिर हम उस समाज ये अपेक्षा करें कि वह बिना पैसे के और बिना सब संसाधनों के या उस सेवा भाव से काम करेगा, समाज में ये संभव नहीं दिखता। निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र को, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को और पूरे
चिकित्सा सिस्टम को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए, जहां पर सभी को समान चिकित्सा मिले, सभी को समान शिक्षा मिले। ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में समाज को पहल करनी चाहिए। आज भारत की जनता को इस दिशा में जागरूक होना होगा, तभी सरकार इस व्यवस्था में नई नीतियां बनाने के लिए तैयार होगी। जिस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे देश में फार्मा लॉबियां करती हैं, इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में मैंने वह दौर भी देखा जब एक ही दिन में एक ही ब्रांड की, एक ही कंपनी की एक दवाई के मूल्य किसी उस पर दूसरे छपे थे और दूसरी दिन उसी ब्रांड की कंपनी के मूल्य उससे कहीं बहुत आगे बढ़ करके मिले। लेकिन मजबूरीवश भारत की जनता ने उन दवाइयों को भी खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार की जो लूट चली है वो कहीं ना कहीं एक बात हमें फिर उस चीज़ को याद दिलाती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने के लिए इस देश में आई और विदेशी ताकतों ने इस देश को लूटा। हम वह सब चीज़ें आज भी उस दिशा में महसूस कर रहे हैं। उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के ही लोग लूट में शामिल थे। आज जो फार्मा की विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब भारत में बहुत सारे वातावरण भी आज भी हैं जिससे कि इस देश का संसाधनों की एक सुनियोजित लूट महसूस होती है। इस लूट को रोकना है तो हमें चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना होगा। हम सब एकजुट होकर के ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे कि आम भारत के 135 करोड़ देशवासी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको समान रूप से चिकित्सा व्यवस्था की उपलब्धि हो सके। आज इस दौर से हम गुजरे हैं, निश्चित रूप से भविष्य में ऐसे दौर भारत की धरती पर ना आए, इस दिशा में हमें पहल करने की ज़रूरत है। हम जिस प्रकार की पद्धतियों के विवाद में आज समाज ने देखा, मीडिया में उनकी चर्चा हुई, सरकारों में चर्चा हुई या समाज में चर्चा हुई, ये विवाद के विषय नहीं बनना चाहिए। चाहे हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो, ये सभी पद्धतियाँ कहीं न कहीं हमारे समाज को लाभ देती हैं। उन समाज में जहाँ पर हमारे चिकित्सक या हमारी भौतिक संसाधन या संसाधनों, चिकित्सा संसाधनों का जहाँ अभाव होता है, वहाँ पर ये पद्धतियाँ हमारे समाज को बचाने का काम करती हैं। इनके विकास की भी बहुत आवश्यकता है। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, उन देश की परिस्थितियों में चिकित्सा क्षेत्र को भी बहुत महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि व्यवस्था बनती है या बिगड़ती है तो ये छोटी छोटी पद्धतियां, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं या छोटे छोटे हमारे चिकित्सक, इनकी भूमिका को नज़रअंदाज करके नहीं रखा जा सकता। हमारे छोटे छोटे चिकित्सकों ने गांव में पिछड़े वर्ग या पिछड़े समाज के लोगों में अपने कौशल के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से या अपनी जो परंपरागत जो पद्धतियां हैं उनके माध्यम से चिकित्सा करके उन सभी नागरिकों को जीवन को बचाने का काम किया। इसलिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रदान करना आवश्यक है। हम सब ऐसे दौर से गुजरे हैं आज जहां पर बिल्कुल भी कहीं किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता हमें लगता है चिकित्सा पद्धतियों के बीच या डॉक्टरों के, चिकित्सकों के बीच में नहीं होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेदिक के चिकित्सक भी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, हमारे एलोपैथिक के चिकित्सक भी महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया, आयुर्वेदिक के द्वारा बहुत काम किया गया। लेकिन इस पूरे वातावरण में जो ये दिखाने का काम किया गया कि आयुर्वेद माने स्वामी रामदेव जी और एलोपैथ माने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऐसा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक संस्था है चिकित्सकों की, उनके हितों के लिए चिकित्सा, लेकिन चिकित्सक स्वयं भी इस भारत के नागरिक हैं, इस भारत के बेटे हैं। उनका अपना कर्तव्य था, उस कर्तव्य के नाते उन्होंने जो अपना अमूल्य योगदान दिया है वह सराहनीय है। इसमें एलोपैथिक बनाम आयुर्वेदिक बनाम बनाने की कोई आवश्यकता समाज में नहीं थी। कहीं न कहीं वह स्वार्थपूरित नज़र आती है। इस विषय पर जब आगे यद्यपि अच्छा हुआ कि इस विषय पर सारी चीज़ें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे विवाद का पटाक्षेप किया, लेकिन भविष्य में ऐसे विवाद ना उभरें, इस विषय पर हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमारे देश की सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा और एक नई दिशा के साथ हम सब
काम करेंगे और आगे चल करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आह्वान करेंगे, जिससे कि समस्त भारत के नागरिकों को एक समान चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, समान निःशुल्क व्यवस्था मिल सके। और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जिस जगह भी देश में जाए उसको उस चिकित्सालय में अपना इलाज कराने में कोई बाधा, कोई चीज़ ना आए। इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और इस चिकित्सा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसा समाज में वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि आने वाली सरकार या वर्तमान सरकारें इस दिशा में गंभीरतापूर्वक अपने काम और कदम उठाने के लिए बाध्य हो सकें। यही सब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में एक वातावरण बनाने की दिशा में हम सबको काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सुरेश, प्रणाम।